नमस्कार दोस्तों वन वर्ड्स की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो है हम लोग वन वर्ड्स की 3 क्लासेस ले चुके हैं। दिस वन इज क्लास नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और वन वर्ड्स जो है वो आज के लिए याद करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपको शो हो रहा होगा। टॉकिंग अबाउट दिस वन वर्ड, उम्मीद है जो पहले हमने वन वर्ड्स किए वो आपको याद हो गए होंगे और आप रेगुलर बेसिस पर जो है उनका रिवीजन कर रहे होंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, यानी ऐसी क्या चीज है, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम डिजीज का नेचर पता करते हैं, यानी कि ये पता करते हैं कि बीमारी है या नहीं है और अगर है तो कौन सी बीमारी है ना। तो देखते हैं जरा, पहला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट। देखो इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो पुलिस करती है और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना वो जांच पड़ताल तब होती है जब किसी ने कुछ गलत काम किया हो, क्राइम किया हो, है ना। तो डिजीजेस के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट वर्ड जो यूज नहीं करते। डिटरमाइन का मतलब भी पता लगाना ही होता है, लेकिन जो डिटरमाइन है ना ये मैक्सिमम आप जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो, यानी कि जब हम वैल्यूज पता करते हैं ना तब हम उसे कहते हैं क्या, डिटरमाइन कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद मतलब एक तरीके से ये मान लो डिटरमाइन का मतलब होता है टू डिस्कवर द फैक्ट्स, यानी कि जब आप किसी चीज के साइंस में भी क्योंकि आप पता करते हो तो जब आप फैक्ट्स को डिस्कवर करते हो उसे हम कहते हैं क्या, डिटरमाइन। और डिटेक्ट का क्या मतलब होता है, डिटेक्ट का मतलब होता है कि है ना जो चीज डिफिकल्ट है उसको पता करना कि ये डिफिकल्ट क्यों है या ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, उसे कहते हैं डिटेक्शन। ठीक है, जैसे एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन क्या है कि भाई इसमें क्या गलती है, क्या डिफिकल्टी है, वो चीज होती है। लेकिन जो डायग्नोस वर्ड होता है ना ये यूज होता है रोग के लिए, यानी कि डिजीजेस को पता करने के लिए। तो जैसे जब हम डिजीजेस को पता करने के लिए टेस्टिंग कराते हैं, तो जब हम टेस्टिंग कराते हैं उसको डायग्नोस्टिक सेंटर कहते हैं। अगर आपने सुना हो तो, है ना, आपने बाहर पढ़ा भी होगा कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पर जो है आपके सैंपल्स जो है वो टेस्ट होते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या दिक्कत चल रही है भाई बॉडी में। तो वेयर द डिजीजेस बीइंग डिटरमाइंड या डायग्नोस्ड इज नोन एज व्हाट, डायग्नोसिस। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, यानी कि ये बोल रहा है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो जो रास्ता बताने के लिए, है ना, गाइड पोस्ट होते हैं, यानी जो आपको रास्ता बताते हैं। जैसे जब अपन कभी जा रहे होते हैं तो आपने देखा एक खंबा सा होता है, फिर है ना इस खंबे पे यहाँ पे एक एरो बना हुआ होता है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ये रास्ता यहाँ जा रहा है, देखा है आपने, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो ये बता रहा है कि ठीक है, मतलब जिसमें है ना आपको ये भी लिखा हो कि कहाँ जा रहा है ये रास्ता, प्लस है ना यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखी होती है कि कितनी दूरी है ना, कितनी दूर अब आपका जो ये रास्ता है वो बचा है। तो ऐसे राइट डिस्टेंस बताना हो तो एरो ऐसे लगा हुआ होता है, लेफ्ट डिस्टेंस बताना हो तो एरो ऐसे लगा हुआ होता है। ये पूछ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, जो कि हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है लास्ट पोस्ट। ये लास्ट पोस्ट क्या होता है, ये लास्ट पोस्ट को ना हम हिंदी में कहते हैं अंतिम बिगुल। अब मैम ये अंतिम बिगुल क्या है, तो हम देखा जब मिलिट्री वगैरह होती है ना, तो मिलिट्री में जब लास्ट सायरन बजता है कि भाई अब तो निकलना ही है ना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट पोस्ट कहते हैं। प्लस मिलिट्री में है ना जब सोल्जर्स की डेथ हो जाती है तो जो मिलिट्री का फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, कि जब उनका फ्यूनरल चल रहा होता है तो जो फ्यूनरल सेरेमनी है ना वहां पर भी, है ना, जो लास्ट बिगुल बजता है, बेल बजती है, उसको भी क्या कहते हैं, लास्ट पोस्ट ही कहते हैं। तो बेसिकली लास्ट पोस्ट वर्ड जो है ये बिगुल के लिए यूज होता है, यानी कि सायरन के लिए, और ये मिलिट्री में यूज होता है। नेक्स्ट जो है फिंगर पोस्ट। ये फिंगर पोस्ट हमारा आंसर है। फिंगर पोस्ट का मतलब है कि ये जो एरो है ना ये फिंगर जैसे होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं, राइट लेफ्ट, है ना। तो फिंगर पोस्ट जो है वो हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं। ठीक है, तो फिंगर पोस्ट इज माय राइट आंसर विच शोज द डायरेक्शन फॉर द पर्टिकुलर प्लेस। लैंप पोस्ट क्या होता है, लैंप पोस्ट को आप लैंप से याद रखोगे क्योंकि लैंप का मतलब क्या होता है, लाइट। तो हम देखा सड़क पर जो खंबे लगे हुए होते हैं जिस पर लाइट होती है ना, उनको हम बोलते हैं क्या, लैंप पोस्ट। यानी कि ये पोल है, रोड के ऊपर पोल है ना, जो कि किसके, जिसके ऊपर क्या होती है, पोल विद अ लाइट, जिसपे लाइट लगी हुई होती है ऑन द टॉप, यानी कि टॉप पर यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, लाइट लगी हुई होती है, उसे हम कहते हैं लैंप पोस्ट। और चेक पोस्ट तो आप जानते हैं, चेक पोस्ट बैरियर है एक तरीके से। तो जब हम कभी रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे चेक पोस्ट लगे हुए होते हैं ना, यानी कि जब सिक्योरिटी एंट्रेंस पे चेक होती है तो वो जो बैरियर या बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं, जहाँ हो सकता है कि है ना पुलिस वाले भी खड़े हो और हो सकता है कि बैरिकेड्स लगा रखे हो, तो वो जो ट्रैवलर्स की सिक्योरिटी के लिए जांच पड़ताल होती है तो उनको रोकने के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम चेक पोस्ट कहते हैं। तो माय राइट आंसर फॉर शोइंग डायरेक्शन इज व्हाट, फिंगर पोस्ट। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। उस बिलीव को हम क्या कहते हैं, जहां पर गॉड ही सब कुछ है, और है ना हम कहते हैं ना सब कुछ गॉड है और गॉड ही सब कुछ है उसके लिए। तो देखो है ना, हम गॉड के लिए वर्ड जानते हैं कि हम थीस्ट वर्ड का यूज ही करते हैं ना। तो ये जो थीस्ट वर्ड है ना, ये तो हम यूज करते हैं आस्तिक के लिए। मैं आपको गॉड से रिलेटेड वर्ड्स रिवाइज करा देती हूँ। तो थीस्ट वर्ड जो यूज होता है वो होता है आस्तिक के लिए। अथीस्ट वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है नास्तिक के लिए, है ना। जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज व्हाट, अथीस्ट। लेकिन है ना, जिनको गॉड की एग्जिस्टेंस पर डाउट होता है, डाउट ऑन गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि भैया भगवान है भी या नहीं, है ना, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं क्या, हम यूज करते हैं एग्नोस्टिक, कि भैया मुझे तो डाउट ही है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। ऐसे ही अगर एक ही भगवान में हम विश्वास करते हैं तो द वर्ड यूजेस मोनोथीस्ट, कि भैया एक ही भगवान में विश्वास करता है। ऐसे दो भगवान में विश्वास करता है तो द वर्ड यूजेस बायथीस्ट, और ऐसे बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है तो द वर्ड यूजेस पॉलीथीस्ट। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे बिलीव है, क्या बिलीव है, कि कोई तो है जो है ना इस नेचर को चला रहा है, और ये जो बिलीव है ना कि कोई तो इस नेचर को चला रहा है, उस कोई को हमने नाम भगवान दे रखा है। ये बिलीफ अगर मेरे अंदर है तो उस व्यक्ति को कहते हैं क्या, पैनथीस्ट। क्या कहते हैं, पैनथीस्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैंथिज्म। तो पैंथिज्म इज द प्रोसेस जो ये बिलीव कराता है कि गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, कि हर नेचुरल थिंग्स में भगवान विद्यमान है, इसीलिए ये दुनिया जो है वो चल रही है। ठीक है, तो दिस बिलीफ इज नोन एज व्हाट, पैंथीस्ट। तो बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड इज नोन एज व्हाट, पैंथीस्ट। अथीस्ट मैंने अभी आपको नास्तिक के लिए बता ही दिया है। स्केप्टिज्म का मतलब होता है संशय करना, है ना। स्केप्टिज्म का मतलब होता है डाउट करना। तो इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग समथिंग दैट इज स्केप्टिज्म। एंड एनिमिज्म इज नोन एज व्हाट, एनिमिज्म ये बिलीफ है कि जो नेचुरल थिंग्स है ना वो उन सब के अंदर है ना सोल है, यानी आत्मा है। जैसे जो जैनिज्म है वो यही कहता है कि हर लिविंग थिंग में क्या है, सोल है। ठीक है, इनफैक्ट जैनिज्म तो कहता है नॉन लिविंग में भी सोल है। तो यानी कि every living thing has soul in it. This is known as what, animism. Okay, my right answer that God is just running this nature, this belief is known as pantheist. आगे बढ़ते हैं। A picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter. यानी एक व्यक्ति की आपने ऐसी पिक्चर ड्रॉ की है, कहते हैं ना फनी पिक्चर, जिसको देख करके सबको क्या आ जाए, हंसी आ जाए। जैसे देखा अपन कई बार कहते हैं कि अपन है ना किसी इंसान का चेहरा कार्टून जैसा बना देते हैं, फिर उसकी आंखें नाक है ना इस पे डॉट डॉट लगा देते। तो ऐसे कार्टून टाइप हमने अगर किसी पर्सन की पिक्चर बनाई है ना, जिससे सबको क्या आ जाए, हंसी आ जाए, तो उस पिक्चर को हम लोग क्या कहेंगे। तो जरा देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन तो कार्टून दे रखा है। तो कार्टून तो रियल जो कार्टून्स होते हैं, है ना, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो पर्सन की पिक्चर कह रहा है, तो कार्टून तो होगा नहीं। कैकोग्राफी क्या होता है मैम, तो कैको इज बैड, कैको इज अ रूट वर्ड फॉर बैड, एंड ग्राफी इज फॉर राइटिंग, यानी कि वन हु हैज बैड हैंड राइटिंग, है ना। बैड क्या है, उसकी हैंड राइटिंग है, यानी कि राइटिंग ही अच्छी नहीं है। तो द वर्ड यूज फॉर बैड हैंड राइटिंग या पर्सन हु इज हैविंग अ बैड हैंड राइटिंग इज नोन एज व्हाट, कैकोग्राफी। कार्टोग्राफी का क्या मतलब होता है मैम, कार्टोग्राफी का मतलब आपने कई बार सुना होगा, कार्टो इज व्हाट, की मैप से रिलेटेड, यानी कि वन हु ड्रॉज व्हाट, मैप। जो मैप वगैरह बनाते हैं ना उनको हम बोलते हैं क्या, कार्टोग्राफर। एंड ड्रॉइंग दैट मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। एंड व्हाट इज कैरी कैचर, दिस कैरी कैचर इज कार्टून, है ना। ये वो कार्टून है जो किसी पर्सन का है और जिसे देख के हमें क्या आ जाए, हंसी आ जाए। तो हमारा राइट आंसर इज कैरी कैचर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेनिफिट ऑफ ऑल पोजेशंस, यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें ना कहते हैं ना मिजरेबल ही मिजरेबल है, यानी कि चीज़ें क्या है, बहुत बेकार है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है, पैसे भी नहीं है, है ना, घर भी नहीं है, बहुत विकट स्थिति है, खाने के लिए नहीं है ना, मतलब बिल्कुल दर बदर भटक रहे हैं। दैट इज बेनिफिट ऑफ ऑल पोजेशन, यानी हर जो कहते हैं ना चीज, बेसिक नीड्स, पोजेशन यहाँ पे मतलब है बेसिक नीड्स, उससे भी आप क्या हो, बिरेफ्ट हो। बिरेफ्ट यानी वंचित, है ना, यानी कि बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो बेसिक नीड क्या होती है, होम, फूड, ये भी नहीं है, पैसे तो है ही नहीं। तो ये जो बिल्कुल मिजरेबल स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो डिपेंडेंट तो निर्भर होना होता है, ये नहीं होगा। कंप्लेसेंट का क्या मतलब होता है, कंप्लेसेंट इज सैटिस्फाइड, है ना। इसको आप कैसे याद रखोगे, ये वर्ड मैंने आपको याद भी कराया हुआ है, कम प्लेस में,
क्या करना पड़ेगा आपको, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी संतुष्ट होना पड़ेगा, है ही नहीं अब जगह, क्या करें, तो आप कम प्लेस में क्या करो, खुद को सेटिस्फाई करो। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, डेस्टिट्यूट इज माई राइट आंसर, इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट हैव मनी ऑल्सो, होम ऑल्सो, फूड ऑल्सो, कुछ भी नहीं है ना इसके पास, है ना, बहुत विकट स्थिति है, उसे हम कहते हैं डेस्टिट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी यानी कि ऑल, एंड प्रेजेंट यानी कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह जो विद्यमान हो, सर्व विद्यमान इसे हम कहते हैं, वो वर्ड कहलाता है ओमनी प्रेजेंट। माय राइट आंसर इज व्हाट, डेस्टिट्यूट, विच मीन्स अ पर्सन या स्टेट विदाउट हैविंग एनी मनी, विदाउट हैविंग फूड, विदाउट हैविंग होम। आगे बढ़ते हैं, दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक, यानी ऐसी चीज जिसको आप बुला नहीं सकते हो, वापस नहीं ला सकते हो गया जो हो गया, इररिवर्सिबल है, उसे हम क्या कहें, गया तो गया, अब नहीं आएगा। तो इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा, इररिस्पॉन्सिबल तो आपने देख सुना होगा ना कि भैया इसको तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना, कामकाज में जिम्मेदारी नहीं, तो गैर जिम्मेदार को इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इररेवोकेबल का क्या मतलब होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, या मैं ये कहूँ जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब हो गया हो गया, होता है ना कई एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं, अब जैसे मुंह से निकली हुई वाणी एक बार निकल गई, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है क्या, इररेवोकेबल। और यही वो मेरे से पूछ रहा है कि जिसे आप कॉल बैक नहीं कर सकते, यानी कि वापस नहीं ले सकते हो, है ना। इररिडीमेबल का क्या मतलब होता है, रिडीम, है ना, मतलब ऐसी बुरी स्थिति जिसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, है ना, यानी कि दिस इज नोन एज फॉर स्टेट, कहते हैं ना बैड स्टेट, एक ऐसी बैड स्टेट आ गई है, अवस्था आ गई है जिसे हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं ये भी कह सकती हूँ कि भैया मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, जिसे आप रिपेयर्ड नहीं कर सकते, यानी कि कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन जो आपके बस में नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। इनकैलकुलेबल का क्या मतलब होता है, ये है मतलब ऐसी कोई चीज जो टू ग्रेट टू कैलकुलेट, मतलब आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये ना स्थिति परिस्थिति के लिए भी होता है कि कई बार मेरी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर सकती, कैलकुलेट नहीं कर सकती मतलब अनुमान नहीं लगा सकती कि यार ये कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, क्या हो गया, है ना, मैं कुछ भी अगर इसके बारे में कैलकुलेशन नहीं कर पा रही हूँ, है ना, वो क्या कहलाती है, इनकैलकुलेबल। ठीक है, जैसे कई बार नहीं होता, मान लो मैंने फैमिली फंक्शन रखा या कोई ऐसा फंक्शन रखा, अब मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रही कि कितने लोग आएंगे, क्यों, क्योंकि ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आ सकता है। अब जब कोई भी आ सकता है तो हो सकता है कम आए और हो सकता है इतनी भीड़ आ जाए, तो यानी कि अ सिचुएशन विच कैन नॉट बी कैलकुलेट इज नोन एज इनकैलकुलेबल। तो यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा था जिस सिचुएशन को आप वापस से कॉल बैक नहीं कर सकते हो उसे हम क्या कहेंगे, इररेवोकेबल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अबैंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। देखो एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स है ही नहीं, है ना, उसे तो हम कहते हैं क्या, ऑर्फन, कि ये तो अनाथ है, इसके तो पेरेंट्स ही नहीं है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स हैं तो सही, लेकिन वो उस बच्चे को छोड़ चुके हैं, अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, यानी कि वो बच्चे को त्याग चुके हैं, है ना। और ये जो बच्चे, पेरेंट्स तो अननोन है क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए, अब ये जो बच्चा है ये किसी को मिल गया, है ना, तो जिसको ये बच्चा मिला वो इस बच्चे को क्या कहेगा, तो ऑर्फन तो नहीं कहेगा, क्योंकि ऑर्फन तो मैंने कहा अनाथ ही हो गया। अर्चिन का मतलब क्या होता है, अर्चिन का मतलब होता है एक यंग पुअर चाइल्ड, यानी छोटा बच्चा जो कि कैसा है, डर्टी है। जैसे अपन जब रोड पर जाते तो कई बच्चे नहीं मिलते, गंदे कपड़े पहन रखे होते हैं ना, तो डर्टी है, पुअर है, गरीब है, ठीक है, या फिर विदाउट हैविंग एनी होम है, सड़क पर ऐसी बस चल रहा है, कोई घर वर नहीं है ना, उन बच्चों को कहते हैं क्या, हम अर्चिन कहते हैं। सिबलिंग्स तो हम भाई बहनों को कहते हैं। फाउंडलिंग इज माई राइट आंसर। फाउंडलिंग का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स का पता नहीं है और वो किसी को मिल गया है, तो दैट इज नोन एज व्हाट फाउंडलिंग मीन्स। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, यानी कि कंट्री का वो पार्ट जो कि कहाँ है, कोस्ट के बिहाइंड है, मतलब जिसके आसपास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, आसपास कोई मेन सिटी नहीं है, बिल्कुल अलग ये है, मतलब जहाँ कोस्ट और रिवर ना हो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, तो उस एरिया को हम हिंटरलैंड कहते हैं। ये वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑप्शन में वर्ड कराया था और ये अब क्वेश्चन बनकर आ गया, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ऑप्शंस है ना वही रेगुलरली क्वेश्चन बनकर भी आ जाते हैं। तो हिंटरलैंड मीन्स वो एरिया जो कि कोस्ट लाइन से या रिवर से कह लूँ या मेन सिटीज से कह लूँ अलग हटकर है, उस एरिया को कहते हैं हिंटरलैंड। स्वैम्प का क्या मतलब होता है, स्वैम्प का मतलब तो दलदल है, स्वैम्प और मार्शेस दोनों सिनोनिम है और इन दोनों का मतलब होता है दलदल, यानी कि वो एरिया जिसको आप कहते हैं ना सॉफ्ट एंड वेटलैंड है ना, एरिया ऑफ
सॉफ्ट वेटलैंड, यानी यहाँ हमेशा आपको पानी ही पानी मिलेगा, वो कहलाता है क्या, दलदल, उसी को हम स्वैम्प या मार्शेस कहते हैं। और इस्थ्यूमस का क्या मतलब होता है, इस्थ्यूमस, है ना, इसका मतलब होता है इस दिस वर्ड इज, कहते हैं ना मतलब नैरो पीस ऑफ लैंड है ये, ठीक है। जैसे ये मान लो पानी है हर साइड पर, तो यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है, और ये जो सकड़ा रास्ता जा रहा है इसको कहते हैं इस्थ्यूमस, यानी कि इट्स अ नैरो पीस ऑफ लैंड जिसके दोनों तरफ क्या हो, भाई दोनों तरफ रोड तो सुनिए, है ना, दोनों तरफ पेड़ भी सुने हैं, पर यहाँ ये कह रहा है कि एक ऐसा सकड़ा रास्ता है जिसके दोनों तरफ क्या है, पानी है, पानी, है ना। तो विद वाटर ऑन बोथ साइड्स, विद वाटर ऑन बोथ साइड, जिसके दोनों तरफ क्या है, पानी है, उस एरिया को हम कहते हैं इस्थ्म्यूसेस, ठीक है। तो हिंटरलैंड इज माय राइट आंसर, जो कि एक ऐसा एरिया है जो कोस्ट से या रिवर बैंक से बिल्कुल दूर है। आगे बढ़ते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर, एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जो कि किसी का कैरेक्टर डिसाइड करता है, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय। देखो जब हम किसी कंपनी में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने जाते हैं ना, तो वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि पिछली जगह हमारा क्या स्वभाव रहा है, क्या कैरेक्टर रहा है। तो वो जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं पर देते हो उसे हम टेस्टिमोनियल कहते हैं ना, ये आपने सुना हुआ होगा। तो एक तो होता है सीवी, है ना, सीवी तो ये होता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी पढ़ाई के बारे में जानकारी दे रहा है, पर टेस्टिमोनियल वो होता है जो आपके कैरेक्टर की जानकारी देता है, ठीक है। मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है, ये एक रिटन मैसेज है जो कि किसी बिजनेस वगैरह में यूज होता है। तो इट्स अ मैसेज, रिटन मैसेज इज नोन एज, मतलब कहते हैं ना भैया आप मेरे को जो भी दिक्कत है या जो भी आपका मैसेज है वो आप मेरे को लिख के दे जाओ, मैं सर को दे दूंगी। तो वो जो रिटन मैसेज आपने छोड़ा है दैट इज नोन एज मेमोरेंडम। सर्टिफिकेट आप जानते हैं और लाइसेंस आप जानते हैं। तो टेस्टिमोनियल इज व्हाट, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट वन पर्सन्स कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, जैसे होता है ना भाई मान लो ट्रेन वगैरह जा रही है तो अपन पैसेंजर्स की लिस्ट नहीं कहते तो भाई लिस्ट लग गई है, तो वो जो पैसेंजर्स की, या फिर जैसे जो मालगाड़ी होती है उसमें लगेज भर के जाता है तो जो उसकी लिस्ट नहीं होती किसका सामान है क्या है, ऐसी कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम इंसानों की लिस्ट, तो पैसेंजर्स की और लगेज की जो लिस्ट तैयार होती है उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, वे बिल। ये ध्यान रखना ना, वे के याद रखना, वे यानी कि रास्ता, तो रास्ते में जाने वाले पैसेंजर्स का जो बिल है उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे, वे बिल। वेगन का क्या मतलब होता है, इट्स नॉट वीगन, इट्स वेगन। ये ओपन सेक्शन है जो कि ना रेलवे, जैसे मालगाड़ी नहीं होती, मालगाड़ी का एक ऐसा खुला डिब्बा है ना जिसके ऊपर कवर्ड नहीं, एक तो वो मालगाड़ी है जो चारों तरफ से कवर्ड है, ऐसे डिब्बे हैं जो कवर्ड नहीं, मैं कह ये वो मालगाड़ी है जिसके ऊपर का डिब्बा जो है ना खुला है, यानी कि ये एक ऐसा ओपन सेक्शन है रेलवे ट्रेन का जिसके अंदर गुड्स है, नो डाउट गुड्स है, सामान है, मालगाड़ी है तो सामान है, लेकिन इसका ऊपर जो रूफ है ना वो खुला है। उस गाड़ी को, उस ट्रेन के डब्बे को हम कहते हैं वेगन। वायर कूलर क्या होता है, वायर कूलर ये होता है कि जो है ना सीक्रेट, और कहते हैं ना एक ऐसा मीन, एक ऐसा तरीका जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, मैं कह सकती हूँ इट्स अ तरीका, इट्स अ वे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, लेकिन ये वो तरीका है जो ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को बता नहीं रखा था, ये वो रास्ता है जो सीक्रेट है ना, यानी कि एक ऐसा सीक्रेट रास्ता जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को ही पता होता है, वो सीक्रेट रास्ता क्या कहलाता है, वाया पुल। विस्ट का क्या मतलब होता है, विस्ट तो आपने कई बार हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो, ये कार्ड गेम है ना, ताश के पत्तों का गेम है, इट्स अ कार्ड गेम जिसको हम विस्ट कहते हैं, जिसके अंदर 4 जने होते हैं ना, यानी कि पेयर में होता है, 4 जने होते हैं, 2 तरफ 1 जना और 2 तरफ 1, है ना, यानी कि 2 टीम होती है 2-2 के पेयर में, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 4, है ना, और हर साइड क्या करती है 13 चांसेस मिलती है, तो 13 ट्रिक्स से, है ना, ये लोग जीतने की कोशिश करती है। तो इस कार्ड गेम को हम क्या कहते हैं, विस्ट कहते हैं, ठीक है। तो माय राइट आंसर वाज वे बिल, जिसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेजेस। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, यानी कि कहते हैं ना आजकल के रोमियो वाले टाइप्स का लव, यानी कि जो सीरियस नहीं है, ठीक है, यानी कि ऐसे ही काम चलाऊ जो प्यार है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस प्यार को इट्स काम चलाऊ, ठीक है, इट्स नॉट सीरियस टाइप, है ना, दैट टाइप ऑफ लव इज नोन एज व्हाट, फिलेंडर। कहते हैं ना फ्लर्टिंग नेचर, ये तो हर किसी से फ्लर्ट ही कर देता है, इसका कोई सीरियस टाइप नहीं चल रहा है ना, तो दैट फ्लर्टी नेचर इज नोन एज व्हाट, फिलेंडर। कॉन्सॉर्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्सॉर्ट इज स्पाउस, है ना, स्पाउस का सिनोनिम है, कॉन्सॉर्ट मीन्स पार्टनर,
है ना, या तो हस्बैंड को या फिर वाइफ को, क्योंकि जब हम हस्बैंड और वाइफ कहते हैं ना, ये जेंडर डिफाइंड वर्ड है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने कहा दोनों में से किसी का भी नाम लिख दो, वाइफ है तो हस्बैंड का लिखेगी, हस्बैंड है तो वाइफ का लिखेगा, तो वो जो है ना कि भाई जेंडर डिफाइन है, उसको हम पार्टनर भी कहते हैं, स्पाउस भी कहते हैं, आप देखो अगर फॉर्म फिलिंग में लिखा होता है स्पाउस नेम, और उसी का ही सिनोनिम है कंसॉर्ट, ठीक है। रोमियो का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना, एक अट्रैक्टिव पर्सन जो सीड्यूसर होता है, लवर होता है ना। गून का क्या मतलब होता है, एक स्टूपिड फूलिश पर्सन है ना, जिसका वायलेंट एग्रेसिव नेचर है, जो लोगों को बस सिर्फ परेशान करने के लिए, है ना, हार्म करने के लिए है, तो एक स्टूपिड फूलिश पर्सन को हम क्या कहते हैं, गून कहते हैं ना। ये इंसान क्या पागल ही है क्या, जब देखो जब परेशान करने आ जाता है, तो दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, गून। माय राइट आंसर वाज फ्लेंड्रा, जिसका कोई सीरियस टाइप इंटेंशन लव नहीं होता है, दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, फ्लेंड्रा, वन हु फ्लर्ट्स कह सकते हैं, फ्लर्टिंग नेचर जिनका होता है। आगे बढ़ते हैं, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, यानी कि जिसके पास है ना पूरी राइट है, यानी कि पूरा सोल राइट है, उसने कोई एक तरीके से कह दूं कि है ना बिना राइट की चीज नहीं बेची है, एंड सेल सम इन्वेंशन, और वो राइट किसकी है, किसी इन्वेंशन को बेचने की जो राइट है, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे। अब देखो ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स बेचने के लिए हैं, मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है, ये एक ऑफिशियल पर्सन है, मतलब ऑफिशियल परमिशन है कि आप है ना किसी कंपनी के गुड्स या सर्विसेज बेच सकते हो, है ना, यानी कि इट्स एन ऑफिशियल परमिशन। लेकिन ये जो आप ऑफिस के गुड्स या सेल्स बेच रहे हो, ये एक आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बेच रहे हो, है ना, इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया में सामान बेचने की जो आपने परमिशन ले रखी है, उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइज। ऑथोराइज्ड आप जानते ही हैं, ये तो एक तरीके से आधिकारिक आदेश हो गया, तो ऑफिशियल अगर आपको किसी से मंजूरी मिल जाए ना, ऑफिशियल हाँ मिल जाए बेचने की, दैट इज ऑथोराइज्ड, ठीक है, आपको अधिकार है कि आप बेच सकते हो। डीलरशिप का क्या मतलब होता है, बिजनेस जो कि प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करने की परमिशन देता है किसी कंपनी को, वो डीलरशिप होता है। पेटेंट है ना इज माई राइट आंसर, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है कि आपको किसी इन्वेंशन को बेचने का क्या है, सोल राइट। सोल राइट यानी सिर्फ आप ही बेच सकते हो, वो जो पेटेंट राइट कहते हैं ना अपन, ये पेटेंट राइट है। पेटेंट राइट यानी इस पे सिर्फ इसी का धब्बा लगा हुआ है, इसी का धब्बा लगा हुआ है, मतलब ये सिर्फ यही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर इन्वेंशन को बेचने का सिर्फ आप ही का ही राइट है, कोई और नहीं कर सकता, किसी और के पास उसकी फ्रेंचाइजी नहीं है, वो क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु फाइल्स अ सूट, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, सूट फाइल करता है। मैम ये सूट क्या होता है भाई, सूट का मतलब होता है कि जो लीगल एक्शन के अगेंस्ट है ना, कोर्ट में फाइल करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ। देखो आप सूट से शूटर मत कर देना, बहुत स्टूडेंट से गलती करते हैं ना, तो प्लेंटिफ इज अ पर्सन जो कि कोई लीगल एक्शन स्टार्ट करता है किसी के खिलाफ कोर्ट के अंदर, कहते हैं ना मैंने तेरे खिलाफ कोर्ट में जो है याचिका दर्ज कर दी है, तो यानी कि अ पर्सन who starts a legal action, a person who starts कह लूँ, या हाँ starts ही लिख लेते हैं, या who files भी कह सकते हैं, files वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो a person who starts a legal action, यानी कि जिसने कोई इलीगल एक्शन लिया है किसी के खिलाफ इन अ कोर्ट रूम, यानी कोर्ट के अंदर किसी के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांटिफ कहते हैं। सूटर क्या होता है, सूटर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर वुमेन से है ना शादी करना चाहता है, यानी कि कहते हैं ना सीरियस टाइप लव जिसका चल रहा होता है, मुझे तो इसी से शादी करनी है, दैट इज सूटर। अक्यूजर का मतलब आप जानते हैं, आरोप लगाने वाला, चार्जर आप जानते हैं, तो प्लेंटिफ वाज अ गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है वो पर्सन जिसने किसी के खिलाफ केस क्या किया हो, दर्ज किया हो। आगे बढ़ते हैं, टेक ग्रेट प्लेजर, टेक ग्रेट प्लेजर यानी बहुत ज्यादा खुश होना, है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, टेक ग्रेट प्लेजर, बहुत ज्यादा खुश हो रखा है, तो दैट वर्ड इज रिवेल, है ना, रिवेल का ही मतलब होता है जो एंजॉय करता है वन सेल्फ, खुद ही क्या होता रहता है, खुश होता रहता है, दुखी नहीं रहता है ना, तो खुद ही क्या होता रहता है, खुश होता रहता है, बहुत लाइवली वे में रहता है ना, बहुत एनर्जेटिक वे में रहता है, बहुत नॉइजी, खुश मिजाज टाइप का जो पर्सन होता है वो रिवेल कहलाता है। ओवरहॉल का क्या मतलब होता है, किसी की है ना मरम्मत करना, यानी कि रिपेयर करना, पूरी तरीके से रिपेयर करना इज नोन एज व्हाट, ओवरहॉल। अपहोल्ड का मतलब तो खैर आप जानते हैं, सपोर्ट करना किसी डिसीजन को कि भाई हाँ तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, वो अपहोल्ड है, सेटिस्फाइड आप जानते हैं। तो रिवेल इज टू एंजॉय वन सेल्फ, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही क्या करते रहते हो, एंजॉय करते रहते हो, तो दैट वर्ड इज रिवेल। आगे बढ़ते हैं, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन, देखो किसी के प्रति अगर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है ना, तो इसको हम एंटीपैथी कहते हैं, लेकिन एंटीपैथी तो मैम ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब एंटीपैथी का कोई ना कोई सिनोनिम होगा, यानी कि आज एंटीपैथी का सिनोनिम याद कर रहे हैं, तो दैट वर्ड इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है कि किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग एंगरनेस, इतनी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है ना, स्ट्रॉन्ग
एंगरनेस है फॉर समवन कि मैं मार ही डालूं इसे, है ना, तो दैट स्ट्रॉन्ग एंगरनेस फॉर समवन इज नोन एज एनिमोसिटी, मतलब एंटीपैथी का सिनोनिम। एंट्रिटी क्या होता है? एंट्रिटी इज हम्बल रिक्वेस्ट, कहते हैं ना मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात सुन लीजिए, तो दैट नम्र निवेदन इज नोन एज एंट्रिटी। व्हाट इज मेलाइस? मेलाइस इज कि आपके अंदर एक विश है, अरे वाह आपके अंदर इच्छा है, लेकिन इच्छा अच्छी खासी नहीं है भैया, ये इच्छा है टू हर्ट अ पर्सन, यानी कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की अगर इच्छा रखते हो, दैट वर्ड इज मेलाइस, क्योंकि जो मेल वर्ड होता है ना ये यूज ही नेगेटिव फीलिंग्स के लिए होता है, राइट। रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है मैम? रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है म्यूचुअली जब आप किसी पे डिपेंड होते हो, है ना, बोला हाँ, म्यूचुअल डिपेंडेंस जब होती है, जैसे बच्चों की म्यूचुअल डिपेंडेंस पेरेंट्स पर होती है तो पेरेंट्स की बच्चों पर होती है, हस्बैंड की वाइफ पर होती है तो वाइफ के हस्बैंड पर होती है, बॉस की एम्प्लॉयज पर होती है तो एम्प्लॉयज की बॉस पर होती है, तो दैट म्यूचुअल डिपेंडेंस जो एक दूसरे पर होती है, दैट इज नोन एज व्हाट? रेसिप्रोसिटी। तो माय राइट आंसर व्हाट? एनिमोसिटी, which was which word? This word is right synonym of antipathy, which means what? Strong dislikeness for someone. आगे बढ़ते हैं। द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम, यानी कि महाभारत जो है ना वो एक लॉन्ग पोएम है। पोएम मतलब का मतलब आप ये समझ लो एक तरीके से रिलीजियस बुक है जो कि किसी नोबल थीम पर है। नोबल थीम यानी कि अच्छी थीम है जो आपको कुछ समझाती है। तो महाभारत इज नॉट अ स्टोरी, पहली बात तो इट्स नॉट अ नरेशन, इट्स नॉट अ समरी, इट्स व्हाट? एपिक। एपिक का मतलब होता है जो बहुत वीर गाथा होती है ना, यानी कि जहाँ वीरों के बारे में बताया जाता है कि इसने ये अच्छा काम किया है, तो जब हम किसी के महान काम को बताते हैं और उसकी जो गाथा हम लोग गाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? एपिक। तो माय राइट आंसर इज एपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट, जिसके अंदर एक खूबी नहीं है भाई, बहुत सारी खूबियां हैं, उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। सुना होगा आपने, है ना, यानी कि ऐसी कोई, अच्छा ये पर्सन मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, यानी अ थिंग विच हैज मेनी यूजेस, या पर्सन हु हैज मेनी टैलेंट्स, है ना, एक व्यक्ति है तो बहुत सारे टैलेंट है, और अगर वस्तु है तो उसके कई सारे यूजेस हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। एक्सेप्शनल आप जानते हैं, गिफ्टेड आप जानते हैं, टैलेंटेड आप जानते हैं, तुम्हारा राइट आंसर इज वर्सेटाइल। गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी आपके पास एक ऐसी चीज है, मतलब आपके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी, आपको पता है कि आपका कर्तव्य है, तो जब किसी व्यक्ति के अंदर कर्तव्य भावना होती है, बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उस कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति को हम कहते हैं कॉन्सिएंटियस। ये वर्ड हमने जब सीजीएल के वन वर्ड्स करे थे ना, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जो कि बहुत केयरफुली करेक्टली अपने काम को अपना समझ कर करता है, ईमानदारी से करता है, उस पर्सन को हम कॉन्सिएंटियस कहते हैं। इंटेलिजेंट आप जानते हैं, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार, जिसके अंदर सेंस है, कहते हैं ना ये बहुत समझदार व्यक्ति अपने आप हैंडल कर लेगा, है ना। और कॉन्शियस का मतलब होता है होश आवाज में, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर इज कॉन्सिएंटियस। द डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, यानी एक ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड यानी कि स्टेट रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं आर्काइव। तो आर्काइव का मतलब होता है प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि है ना बहुत कीमती हैं, यानी कि एक तरीके से ये मान लो कि ये रिकॉर्ड्स बहुत बहुमूल्य हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को जहाँ हम रखते हैं, दैट प्लेस इज आर्काइव। नेक्स्ट, ये सारी प्लेसेस दी हैं। म्यूजियम का मतलब आप जानते हैं, संग्रहालय को कहते हैं हम। लाइब्रेरी आप जानते हैं, वे बुक्स आर केप्ट। हाँ, दिस वर्ड मे बी न्यू वर्ड फॉर यू, दिस इज एम्पोरियम। नाउ व्हाट इज एम्पोरियम? एम्पोरियम एक ऐसी प्लेस है, मार्केट है ना, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में रिटेल होता है, यानी कि बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ा मार्केट है इसका, तो वाइड मार्केट कह लूँ, छोटा मोटा मार्केट नहीं है, एक वाइड मार्केट जो होता है किसी भी गुड्स को बेचने के लिए, तो वो जो बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ आप कहते हैं ना यार इस जगह चल जाओ तेरे को तो इसकी वैरायटी मिल जाएगी, दुकानें ही दुकानें, है ना, तो दैट वाइड मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स इज नोन एज व्हाट? एम्पोरियम, ठीक है। माय राइट आंसर वाज आर्काइव, व्हिच मींस व्हाट? अ प्लेस वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड और केप्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेशंस नो लॉन्गर इन करेंट यूज, यानी ऐसे एक्सप्रेशंस कह लूँ जिनका अब कोई यूज नहीं है, उन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं आर्काइव। आर्काइव यानी कि जो बहुत ओल्ड हो गया है, बहुत ओल्ड फैशनड है और अब इनका कोई यूज नहीं है ना, नो यूज एट ऑल। वाई नो यूज? बिकॉज अब ये क्या हो गए? ओल्ड हो गए, उन्हें हम कहते हैं आर्काइव। एंशिएंट का मतलब पुराना होता है, मॉडर्न का मतलब नया होता है और आर्टिस्टिक मतलब आप जानते हैं। आगे बढ़ता है। टॉक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है तो क्या कहते हैं उसे? डायलॉग ही तो कहते हैं डायलॉग, कन्वर्सेशन चल रहा है। डायलॉग यानी पहले मैं बोलूं फिर आप बोलो, फिर मैं बोलूं फिर आप बोलो, यानी कि दो लोगों के बीच की बातचीत क्या कहलाती है? डायलॉग। स्पीच तो होता है एक ही व्यक्ति बोले जा रहा है ना। मोनोलॉग होता है ये भी एक ही व्यक्ति बोलता है, मोनोलॉग इज ऑल्सो अ स्पीच बाय वन पर्सन, लेकिन ये जो एक व्यक्ति बोल रहा है ना ये वेरी लॉन्ग स्पीच है,
यानी बहुत लंबी सी स्पीच जब एक ही व्यक्ति देता है तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। और व्हाट इज प्रोलॉग? प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। किसी भी स्पीच का देखो दो पार्ट होता है ना, किसी भी स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टार्टिंग पार्ट, इस स्टार्टिंग पार्ट को आप इंट्रोडक्शन कहते हो, और एक होता है एंडिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट को आप कंक्लूजन कहते हो, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग पार्ट है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग मीन स्टार्टिंग ऑफ एन इंट्रोडक्शन, और एंडिंग को हम कहते हैं एपीलॉग, ठीक है। एपीलॉग इज कंक्लूजन ऑफ अ स्पीच। तो यहाँ पे प्रोलॉग है, प्रोलॉग इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच। तो जो दो लोगों के बीच बातचीत होती है दैट इज नोन एज व्हाट? डायलॉग। एंटर अ कंट्री एज एन एनिमी, यानी आप एक देश में घुस रहे हो, दुश्मनों की तरह घुस रहे हो, उसे क्या कहेंगे? डिफीट तो हारना होता है, स्पाई तो जासूसी होता है ना। इन्वेड कहते हैं, तो इन्वेड का मतलब प्लंडर भी होता है ना, इसका आप एक और सिनोनिम भी याद रखेंगे, प्लंडर, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्लंडर भी पूछ लेता है। तो इन्वेड और प्लंडर का मतलब क्या है कि आप ना बहुत बड़ी मात्रा में ना घुसे जा रहे हो और है ना क्या कर रहे हो? एनिमी की तरह। जैसे अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें यही तो हुआ था, बहुत सारे एक साथ घुस गए थे और किस दुश्मनों की तरह ही तो घुसे थे। तो दैट ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर एंटरिंग, है ना, जो दुश्मनों वाली भावनाएं लेके एंटर हो रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ पर्सन को हम इन्वेड या फिर प्लंडर कहते हैं। ओवरकम आप जानते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। दूसरों की भलाई के लिए अगर आपने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है तो उसे हम कहते हैं एल्ट्रिस्ट। और ये जो एल्ट्रिस्ट वर्ड है ना, ये आपके फिलैंथ्रोपिस्ट का ही सिनोनिम है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी यही होता है, जो एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है उसको कहते हैं परोपकारी। परोपकारी यानी कि जो सिर्फ दूसरों की क्या करता है? हेल्प ही करता है। हेल्पिंग नेचर जिनका होता है ना, जो दूसरों की क्या करते हैं? मदद ही करते हैं, जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो पूरी किसके लिए डिवोट कर दी है? दूसरों की भलाई में। उसके लिए हम वर्ड या तो एल्ट्रिस्ट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो मार्टियर का क्या मतलब होता है? मार्टियर का मतलब होता है अपने देश के लिए शहीद हो जाना ना, दैट इज मार्टियर मीन्स बलिदान दे देना। एंड हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है ना, एकांतवास में चले गए हैं, जो अपनी जिंदगी अकेले काटते हैं, जिन्होंने सारे भौतिक सुखों को त्याग दिया है, वो कहलाते हैं हर्मिट। वॉलेंटियर यानी जो स्वेच्छा से काम करते हैं। तो यहाँ पर पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है, दैट पर्सन इज नोन एज एल्ट्रिस्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ द आई, जो आंखों की बीमारियों का काम करे, है ना। तो आंखों की बीमारियों को जो अटेंड करता है, अटेंडर पूछ रहा है ये, उन्हें हम कहते हैं, देखो अटेंडर पूछ रहा है, बहुत बड़ा वर्ड है, दिस इज ऑक्यूलिस्ट। क्योंकि इसमें मैक्सिमम वर्ड्स में ना वो आईज के लिए यूज हो रहे हैं। ये बोल रहा है जो डिजीज, आई की जो डिजीज है ना, उनको अटेंड करता है वो ऑक्यूलिस्ट है। ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन है जो आई टेस्ट करता है। जैसे जो आई टेस्टिंग के लिए आप दुकानों पर जाते हो ना, ये पर्सन डिजीज नहीं बताता है, ये सिर्फ आई टेस्ट करता है, वो ऑप्टिशियन है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखे। एंड ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मतलब होता है? ये एक हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को, है ना, प्रेग्नेंट वुमन को देखते हैं, यानी कि जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन को देखने का काम करते हैं, उन डॉक्टर्स को हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। देखो अब आप मेरे से पूछोगे मैम फिर गायनेकोलॉजिस्ट क्या है ना, तो मैं आपको दोनों के बीच डिफरेंस बता दूं। गायनेकोलॉजिस्ट जो वर्ड होता है ना, ये वो डॉक्टर है जो कि फीमेल की सारी डिजीजेस देखेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि भैया वो फीमेल प्रेग्नेंट हो तभी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, नहीं, फीमेल रिलेटेड उसको जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाएगी, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन को अटेंड कर रहा है, उस डॉक्टर को हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को ही देखता है, ठीक है। और ऑप्टिशियन सिर्फ आई की टेस्टिंग करता है, और जो आई की डिजीजेस को अटेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। तुम्हारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का जो रिटन लॉ होता है, लिखित में जो लॉ है, उसे हम कहते हैं क्या? स्टैट्यूट। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टैट्यूट क्या है? एक लॉ है या एक रूल है ना, यानी कि अ लॉ और अ रूल जो कि क्या है? लिखा गया है, नियम या कानून जो लिखा गया होता है, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूट, है ना, रिटन है। स्टैचर का क्या मतलब होता है? किसी पर्सन की हाइट को, जब वो खड़ा होता है ना, हाइट नापने के लिए या ऐसे ही खड़ा है, तो उस पर्सन की जो हाइट खड़े रहने के दौरान होती है वो स्टैचर कहलाती है। ये ध्यान रखना है ना। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होता है, स्टैचू का मतलब आप जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, जो अपनी लर्निंग का शो ऑफ करे,
दिखावा करे, मुझे तो इतना आता है ना, उसे हम कहते हैं प्रिडेंट कहते हैं ना, क्या पंडित बन रहा है, मेरे को पता है तेरे को ज्यादा आता है, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ना पंडितगिरी करना, यानी आपका बखान करना, आप अपनी नॉलेज का बखान कर रहे हो, दैट इज नोन एज प्रिडेंट। ओके, रिसर्चर आप जानते हैं, एजुकेशनिस्ट आप जानते हैं। एग्जीबिटर का क्या मतलब होता है? एग्जीबिटर का मतलब होता है आर्टिस्ट है, ये फोटोग्राफर भी हो सकता है ना, ये कुछ मतलब एक तरीके से आर्टिस्ट बोल लूँ, फोटोग्राफर बोल लूँ, जिसको अपनी कला में बहुत निपुण है ना, और जो पब्लिक को शो करता है। जैसे मान लो आर्टिस्ट है तो ये अपनी आर्टिस्टगिरी लोगों को शो करता है, फोटोग्राफर है तो ये अपनी फोटोग्राफी जो है वो लोगों को शो करता है ना, यानी कि इन्होंने अपना प्रोफेशन इसे अपना रखा है ना। शोज व्हाट पीपल, लोगों को शो करता है, छुपा कर नहीं रख रखा है, हिडन नहीं रख रखा है, उसे हम कहते हैं क्या? एग्जिबिटर, एग्जिबिट करना, दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे क्या दे? उधार दे, उसे हम कहते हैं शोरर। बैंकर आप जानते हैं, इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी, पाखंडी, दिखावा करने वाला। फॉर्मर आप जानते हैं। तो शोरर इज द वर्ड जो कि बहुत ज्यादा मतलब पैसे उधार देता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर उधार देता है, सूदखोर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो कहलाता है शोरर। आगे बढ़ता है वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के केयर टेकर होते हैं। देखो अब ये सारे वर्ड है ना केयर टेकर के लिए होंगे, ठीक है। अब बिल्डिंग का केयर टेकर मुझे पता होना चाहिए, तो बिल्डिंग के केयर टेकर को कहते हैं जेनरेटर, है ना। जनरेटर से याद रखना, बिल्डिंग में लाइट चली जाती है तो जनरेटर ऑन करते हैं ना, तो जनरेटर कौन ऑन करेगा? जो केयर टेकर है वही ऑन करेगा ना, तो जनरेटर से याद रखना कि जनरेटर बिल्डिंग का कौन ऑन करता है? जो वहां का केयर टेकर होता है। मैनेजर आप जानते हैं, वार्डन आप जानते हैं। बीडल वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। बीडल है ना एक मतलब कहते हैं ऑफिसर है एक तरीके से, ये जो है जो साथ में चलता है ना, असिस्टेंट बोल सकती हूँ मैं इसको, है ना। असिस्ट जो करते हैं, जो कि मेरे को मेरा काम बताए, है ना। जैसे अगर मान लो कोई ऑफिसर है, उसके साथ जो चल रहा है वो असिस्टेंट है। मान लो मेरी कंपनी है, वो मैंने किसी को दे रखी है, वो अगर उसको संभाल रहा है तो वो मैनेजर है। तो एक असिस्टेंट, एक मैनेजर, इनको हम क्या कहते हैं? बीडल कहते हैं। तो ये भी तो केयर टेकर ही हो गए ना, तो इनको बीडल कहा जाता है। हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, यानी कि जो काम आर्टिस्टिक ब्यूटी से करते हैं, यानी कि जो जिनके ऊपर आर्टिस्टिक ब्यूटी का वो होता है कि एप्रिसिएशन, कि भाई इनका टेस्ट अच्छा है, इन्हें नॉलेज अच्छी है, उनको हम कहते हैं एस्थेटिक। तो एस्थेटिक का मतलब होता है जिनके पास गुड टेस्ट है ना। गुड टेस्ट का मतलब है इनके पास कला है, इनको बहुत नॉलेज है इस चीज की, वो क्या कहलाता है? अब ये खाने की भी हो सकती है, या आर्ट एंड डिजाइन की भी हो सकती है, ये किसी स्टाइल की भी हो सकती है, यानी जो हर किसी चीज में निपुण है एक तरीके से, वो एस्थेटिक कहलाता है। एक्सेलेंस, आर्टफुल और क्रिएटिव आप जानते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु लिव्स बाय हरसेल्फ, हिमसेल्फ, अपने आप अकेला रहता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, एकांतवास में रहता है, जिसको अकेला रहना पसंद है, वो कहलाता है रैक्ल्यूज। और अकेला रहता है तो कम बोलता है ना। पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, अकेला रहना पसंद है, सॉलिट्यूड नेचर का है, इसका ऑप्शन सॉलिट्यूड भी होता है। तो जो वन हु लिव्स अलोन इज नोन एज व्हाट? रैक्ल्यूज। बैचलर, अ बॉय विच इज नॉट मैरिड, एक ऐसा आदमी, लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, वो बैचलर होता है। स्पिनिस्टर यानी एक ओल्ड वुमेन, यानी कि एक ऐसी औरत जिसकी उम्र हो गई है बट अनमैरिड है ना। तो ओल्ड वुमन हु इज नॉट मैरिड, देखो छोटी बच्ची की भी तो शादी नहीं हुई होती है, पर वो स्पिनिस्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अभी तो शादी की उम्र है, वो करेगी, है ना। लेकिन एक ओल्ड वुमेन जो अनमैरिड है उसे कहते हैं स्पिनिस्टर। और प्रीस्ट का मतलब आप जानते हैं। हमारा राइट आंसर इज रेक्ल्यूज, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, यानी जो खुद ही रहना पसंद करता हो, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला रहना पसंद है, उसे कहते हैं रेक्ल्यूज। चलिए आज की क्लास में कुछ और हमने वन वर्ड्स जो हैं वो देखे हैं, और 100 वन वर्ड्स जो है वो मेरे आज यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि ये 100 आपको याद हुए होंगे। अगेन आई एम सेकिंग आप रेगुलर बेसिस पर इनका रिविजन रखें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ और वन वर्ड्स के साथ। हाँ, अगर किसी और टॉपिक्स में भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर से बताना। मैं आपकी ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट को ग्रामर के किसी टॉपिक में डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।